हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर है। इससे पहले हमने बायोलॉजी का एक और टॉपिक डिस्कस किया था जो था नॉमेनक्लेचर। आज हम उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किस बेसिस पे अपने आप को लिविंग बोलते हैं कि हाँ हम लिविंग बींग्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी का है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के यूनिट 1 का चैप्टर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले भी हमने यही चैप्टर पढ़ा था। इसी चैप्टर का एक टॉपिक कवर किया था जो था नॉमेनक्लेचर। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप इस टॉपिक के भी नोट्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी पीडीएफ दे रखा है, तो आप इजीली वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाए और आपके पास नोट्स भी आ जाएं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? अगर हमें लिविंग्स को नॉन लिविंग के साथ डिफ्रेंशिएट करना है देन हम कैसे करेंगे? तो उसी के लिए आज हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है ग्रोथ, सेकंड आता है रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये पांचों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और आगे इन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को दो टर्म अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं और दूसरी बात कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो कैरेक्टर्स हमारे पास ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं या फिर डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं और साथ में लिविंग में भी पाए जाते हैं। मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक, मान लीजिए ग्रोथ है, ग्रोथ हमारे पास अगर लिविंग बींग्स में हो रही है तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, इसलिए ये कौन सा फीचर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये फीचर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है इनको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। अब ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्यों हैं? क्योंकि ये लिविंग बींग्स में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग बींग्स में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, कॉन्शियसनेस आता है, ये सारे हमारे पास डिफाइनिंग फीचर्स के अंडर आते हैं। अब डिफाइनिंग फीचर्स के अंडर क्यों आते हैं? बिकॉज ये फीचर्स ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होते हैं। अब हम लेंगे सेल का पहला टाइप, दैट इज यूनिसेल्यूलर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ग्रोथ शो करते हैं। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल में अमीबा आता है, तो अमीबा में क्या हो रहा है? अमीबा में ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन दोनों ही एक ही टाइम पे शो हो रही है। मीन्स जिस टाइम पे ये ग्रोथ कर रहा है उसी टाइम पे ये रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। अब रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, मतलब ये सिंगल सेल्ड है और ये बाद में डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बना रहे हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ में ग्रोथ भी हो रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास इंक्लूसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इंक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइम पे रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ शो करते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे पास ग्रोथ शो करते हैं। मल्टी सेल्यूलर का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो उसके एग्जाम्पल में हम लोग खुद आ जाते हैं। मीन्स जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद आ जाते हैं, क्योंकि ये मोर देन वन सेल से बने होते हैं मल्टी सेल्यूलर। और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ शो नहीं करते हैं। हाँ, ग्रोथ होती रहती है बट रिप्रोडक्शन उसी टाइम पे नहीं होती है। इन दोनों का टाइम अलग अलग होता है। तो अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले नॉन लिविंग से, तो नॉन लिविंग में हमारे पास किस तरह से ग्रोथ होती है। मान लीजिए कोई माउंटेन है। अब आप बोलेंगे माउंटेन में किस तरह से ग्रो हो रही है। मान लीजिए ये हमारे पास माउंटेन है, तो माउंटेन में कैसे ग्रोथ होगी। अब माउंटेन ग्रो तो नहीं करता है, बट माउंटेन ग्रो करता है कैसे। मान लीजिए बर्फ गिरने लगी, बर्फ गिरने लगी, इसके ऊपर बर्फ डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माउंटेन्स में ग्रोथ हो रही है। और अगर स्नोफॉल नहीं भी हो रही है तो जितना भी हमारे पास रेता सैंड वगैरह सारी होती है वो सारा माउंटेन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे पास नॉन लिविंग्स क्या कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले, लिविंग्स का एग्जांपल ले, तो ह्यूमन में कैसे ग्रोथ शो हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, डिपोजिशन ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये लिविंग्स का एग्जाम्पल हो गया, नॉन लिविंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, डू यू नो ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं। जो यंग वंस होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। और जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये ओनली लिविंग बीइंग्स ही शो करते हैं। जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। आप सभी को पता है रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला मेल होता है एंड सेकंड वन इज फीमेल। और क्या होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर कोई क्लोन्स नहीं बनते हैं। अब आप बोलिए क्लोन्स क्या होता है। अगर हम क्लोन्स की बात करें तो आप अपना एग्जांपल ले सकते हो। हम लोग जो हैं, हम लोग डिट्टो अपने मम्मी पापा की तरह नहीं है। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी है तो हम बोलते हैं कि वो क्लोन है, बट हम तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई क्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, बट यहाँ पर हमारे पास सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। और ऊपर हमारे पास गैमेट्स भी फॉर्म हो रहे थे, बट यहाँ पर कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। और ऊपर हमारे पास क्लोन्स भी नहीं बन रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लोन्स बन रहे हैं। मीन्स ऊपर जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती है, बट यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो डिट्टो अपने मदर की कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि क्लोन्स की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर वेरिएशंस एब्सेंट होती हैं और बहुत सारे केसेस में एक्सेप्शन भी आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन लिविंग होने के बाद भी उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वर्कर बीज होती हैं, जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स क्या होते हैं, खच्चर। अब इनमें हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब रिप्रोडक्शन इसमें क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशीज से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और इनको क्या बोलते हैं, हम स्टेराइल बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा फीचर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, टोटल रिएक्शन, उन टोटल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड ए ह्यूमन बॉडी और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म।
अब जो हमारे पास नॉन लिविंग होते हैं उसमें क्या किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है? मान लीजिए ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल में क्या किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है? नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग जो होते हैं वो कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास लिविंग। तो लिविंग में बहुत सारे अंदर रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हमारा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम खाने की बाइट मुंह में डालते, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर अंदर जाके आगे का डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और ये रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। पहला आता है इसमें एनाबॉलिज्म और दूसरा है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म में हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका बिल्ड अप होना, उनका बनना, वो हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। और दूसरा था हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, मान लीजिए आपने खाना खाया, अब मुंह में खाना डालते ही अंदर तो नहीं चले जाता है, हम पहले उसको दांतों से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। और जो एनाबॉलिज्म आता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिल्डअप होना, उनको बनाना, इट्स कॉल्ड एनाबॉलिज्म। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ फीचर, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। अब सेल क्या होता है? सेल हमने पीछे ही पढ़ा, सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग्स की, तो नॉन लिविंग्स कभी भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। कैसे? अब ये पेंसिल है, अब क्या इसमें सेल है? क्या इसमें सेल क्या डिवाइड हो रहा है? क्या इसमें सेल का डिवीजन हो रहा है? नहीं। अगर सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, जो इसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो ये कैसा है? ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग्स कभी भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। जो लिविंग होते हैं, लिविंग ही हमेशा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो एक सेल परफॉर्म कर सकता है। अब हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर हर एक सिंगल सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो सारा फंक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ फीचर आता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करना। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? आप स्टिमुलाई को बोल सकते हो, ये कुछ सिग्नल होता है जो हमारे पास किसी भी एबायोटिक फैक्टर से मिलता है। अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए लाइट है, अगर आपके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा धूप पड़ेगी, तो क्या होगा? आपको इरिटेशन हो जाएगी, आप धूप से चले जाओगे। और मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश में आप भीगोगे थोड़ी ना, आप बारिश से अलग हट जाओगे। और भी इसी तरह बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे पानी, गर्म पानी छुओगे तो आप जल जाओगे, ठंडा पानी होता है। अगर आप गर्म चाय पीते हो तो आपकी जीभ जल जाती है और हमारे दांतों में सेंसिटिविटी वगैरह होती है। तो ये सारे कैसे होते हैं? सिग्नल्स होते हैं जो हमें सिग्नल्स देते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स ये हमें सिग्नल्स देते हैं और इन सिग्नल्स के थ्रू ही हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके बाद अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करें, तो नॉन लिविंग्स में क्या कॉन्शियसनेस होती है? नहीं, नॉन लिविंग्स कभी भी कॉन्शियसनेस शो नहीं करते हैं। उसके बाद लिविंग, क्या लिविंग्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं? यस, ऑब्वियसली। अगर हमें कोई कुछ बोल देता है या हमें कांटा चुभ जाता है या बारिश हो रही है या हम धूप में जाते हैं, तो हर एक जगह हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस का फीचर है। उसके बाद अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें,
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास लिविंग के अंडर ही आते हैं। तो क्या जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस को शो करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं कि वो शो करते हैं? तो यस, ऑब्वियसली वो भी शो करते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास अमीबा है या फिर कोई भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मतलब कोई ऐसा सीजन आ गया, कोई ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने अराउंड एक वॉल जैसी बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। वो अपने अराउंड सिस्ट बना लेते हैं, सो दैट बाहर का जो कंडीशन है, बाहर की जो कंडीशन है पूरे एनवायरनमेंट की, उसका कोई इफेक्ट ना हो उनके ऊपर। वो सिस्ट बना के अंदर ही रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से उनकी रिप्रोडक्शन नहीं रुकती है। आते हैं हमारे पास प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं? यस, बिल्कुल, प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। कैसे? फोटोपीरियडिज्म के थ्रू। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है? प्लांट्स के ऊपर लाइट्स का इफेक्ट। जो प्लांट्स के ऊपर लाइट का इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। अब प्लांट्स किस तरह से लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं? अब आप अगर सनफ्लावर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सनफ्लावर है। सनफ्लावर के ऊपर जैसे जैसे सनलाइट पड़ती रहेगी, सनलाइट जिस जिस डायरेक्शन में पड़ती रहेगी, सनफ्लावर भी हमारा उस तरफ को मूव करता रहेगा। तो ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ये लाइट्स की तरफ अपना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स कौन से होते हैं? जो सीजन वाइज ब्रीड करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। और ये क्या हुआ, इसको आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट की तरफ उनका एक रिस्पॉन्स है। अब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो पूरे साल भर या कभी भी नहीं करते हैं ब्रीड। वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम में, अपने एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्शियसनेस का ही एक हायर टर्म आता है। आप बोल सकते हो इसकी कॉन्शियसनेस की एक हायर कैटेगरी आती है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कोमा पेशेंट्स का, तो कोमा पेशेंट्स में क्या होता है? वो लिविंग तो है, बट लिविंग होने के बाद भी वो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल हुआ। इस वजह से जो हमारे पास कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस का दूसरा टर्म है, हायर कैटेगरी है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इसलिए ये भी हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है। तो आज के टॉपिक में हमें बस इतना ही डिस्कस करना था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आप सभी लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।